नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। पढ़ाई आपकी चल रही होगी। जो अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान में कृषि, जोरदार टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, दमदार टॉपिक है और चल रहा है। तो कृषि के अंदर हमने पढ़ लिया कि जो अपने खाद्यान्न फसलें थी, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, जो हो गया, वो सारी चीज़ें पढ़ ली है। वो खाद्यान्न फसलें थी, वो बता दिया है। तो वहां से क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन है। चाहे गेहूं से ले लो, चाहे बाजरे से ले लो, चाहे मक्के से ले लो, वो कहाँ वहां से क्वेश्चन आ जाएगा तो बड़ा सिंपल तरीके से आएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो किस्मों से पूछा जा सकता है। वही किस्में किस्में बताऊंगा जो पूछी जा सकती है। अदर किस्म नहीं बताऊंगा कि ज्यादा डीप। हर फसल की बहुत सारी किस्में होती है, किस्में बहुत सारी होती है, लेकिन एग्जाम के अंदर कौन कौन सी पूछी जाती है वही किस्में आपको बताई जाएगी, ज्यादा नहीं बताई जाएगी। ठीक है। तो इसके अलावा पहले क्या पढ़ा था कि मिश्रित, जो अपने कृषि के प्रकार थे, मिश्रित कृषि, बरानी कृषि। उसके अलावा बाद में अपने चार कल्चर पढ़े थे कि मोनो, ड्यूओ, ओलिगो और रिले कल्चर। स्थानांतरित कृषि भी पढ़ी थी। इसके बाद में अपने रबी की फसल और खरीफ की फसल कौन सी है। इसके अलावा हमने उपयोग के आधार पर तिलहन, दलहन, वो कौन कौन सी फसलें हैं वो भी पढ़ी थी। इसके बाद में खाद्यान्न फसलों का हमने विस्तृत रूप से उसका अध्ययन किया है, पढ़ लिया है, जिसमें गेहूं वगैरह बता दिए मैंने। वो चीज़ें आ गई है। वैसे बड़ा ही शानदार टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिछले पीछे अगर हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम देखें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, बाजरे का पूछ लिया। शायद पिछले एग्जाम के अंदर अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो बाजरा पूछा था कि बाजरा सर्वाधिक कौन से जिले में होता है, तो वो पूछ लिया जाता है, बाजरा पूछ लिया था। या फिर पशुपालन का पूछ लिया जाता है कि पशुपालन के अंदर बकरी का क्वेश्चन आया था कि बकरी का जो सर्वाधिक बकरियां कौन से जिले के अंदर है, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कृषि के साथ साथ अब अगला टॉपिक होगा अपना पशुधन होगा। तो कृषि है आज तीसरी क्लास है, अगली एक क्लास और होगी, चौथी क्लास होगी। ठीक है। तो अपने करें स्टार्ट क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, तिलहन। सरसों है, तिलहन फसलों के अंदर आती है। तिलहन फसलें कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। तिलहन फसलें वो होती है जो जिनके बीज से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। जिनके बीज से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तो तेल निकाला जाता है तो जो जिसके अंदर आपने सरसों पढ़ा था, सरसों के अलावा क्या पढ़ा था, सोयाबीन पढ़ा था, सोयाबीन पढ़ा था, तिल पढ़ा था। तो ये इनसे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। अरंडी पढ़ा था, तो इनसे क्या निकाला जाता है, अपने तेल निकाला जाता है। और इन तेल का ही उपयोग किया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो सरसों, अब सरसों देखो, आज की पीपीटी शानदार पीपीटी है, देखते ही मन करेगा कि क्लास देखें। देखो सरसों क्या लिखा है, सरसों। तो सरसों वर्षा चाहिए इसको 50 से 100 सेंटीमीटर, यानी कि ठीक ठाक बारिश चाहिए इन्हें। मतलब ठीक ठाक बारिश चाहिए, मतलब 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा हो तो सरसों अच्छी मात्रा में हो सकती है। इसकी उत्पादकता है अच्छी हो सकती है, किसकी, सरसों की। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि कम। कहीं ना कहीं तापमान में थोड़ी सी राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर तापमान कम पाया जाता है। लेकिन जैसे ही क्या आता है, जैसे सर्दी आती है, शीतकाल, यानी कि जब सर्दी आती है तो उस समय तापमान कम होता है। तो ये कौन सी फसल है, तो आपको पता है रबी की फसल है। कौन सी फसल है, रबी की फसल है। तो रबी की फसल यानी कि शीतकालीन फसल है। तो शीतकालीन फसल के अंदर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है। अगर बहुत ज्यादा तापमान कम हो जाता है तो पाला मार जाता है, यानी कि पाला पाड़ो किन क्या, पाड़ो पड़ गयो, पाड़ो पड़ गयो, यानी कि 0 डिग्री हुई नीचे तापमान जद उड़ जाए है, जद पाड़ो पड़नो के जद पाड़ो पड़ जाए तो सरसों की फसल की वजह चौपट हो जाए एक प्रकार। तो चौपट ना हो एक खातर तापमान कितना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए आपको। ठीक है। मिट्टी चाहिए दोमट, दोमट मिट्टी, यानी कि जब दो प्रकार की मिट्टी होगी, चाहे लाल और सफेद मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, लाल चिकनी मिट्टी हो, दोमट मिट्टी किसी भी प्रकार की हो, थोड़ी बहुत। अगर उर्वरकता, सरसों की को उर्वरकता चाहिए तो मिट्टी किस प्रकार की चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए। उसके अंदर सरसों की फसल क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है। ठीक है। बात करें देश की कुल सरसों में उत्पादन, देश की कुल सरसों उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा तो है ये 43.69%, 43.69%। इसी कारण सरसों उत्पादन के अंदर राजस्थान का स्थान है प्रथम स्थान। राजस्थान का स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। और बात करें तिलहन के मामले में भी, तिलहन तिलहन फसलों के मामले में भी किस कौन सा स्थान है, तिलहन फसलों के मामले में भी राजस्थान का स्थान है प्रथम स्थान। ये याद रहना चाहिए। ठीक है।
ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि तिलहन फसलें हैं उन मामले में भी राजस्थान का स्थान प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। तो वर्षा 50 से 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, सेल्सियस नहीं सेंटीमीटर चाहिए। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मिट्टी दोमट और देश की कुल सरसों उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा है 43.69%। यानी इसको सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। किसको? राजस्थान को। राजस्थान को कहा जाता है सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान को क्या कहा जाता है? सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर। अगर केंद्र की जगह निदेशालय भी लिखा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2009 के अंदर इसका नाम बदलकर निदेशालय कर दिया गया है। लेकिन केंद्र आ जाए चाहे निदेशालय आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो दोनों ही आ जाए, यानी कि दोनों में से कोई एक सा आ जाए तो भी क्या करना है? सेवर भरतपुर करना है। ठीक है, सेवर भरतपुर करना है। अगर बात करें पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो पीली क्रांति आपको पता है किससे जुड़ी हुई है? सरसों से ही जुड़ी हुई है। पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? सरसों से जुड़ी हुई है। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि पीली क्रांति सरसों से क्यों जुड़ी हुई है। ठीक है, सर्वाधिक सरसों उत्पादन वाले जिले, सर्वाधिक सरसों उत्पादन वाले जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं। सरसों उत्पादन, उत्पादन और उत्पादकता में अर्थ बताया था मैंने कि उत्पादकता औसत के मामले में ज्यादा हो, जहां पे कम जगह के अंदर ज्यादा उत्पादित होती हो फसल, वहां उत्पादकता ज्यादा होती है। और उत्पादन यानी कि जो टोटल यानी कि कुल मिलाकर जितनी फसल हुई है वो उत्पादन के मामले में आती है, और उत्पादकता के मामला में अलग आती है चीजें। ठीक है, उत्पादकता की बात करें कि सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ होती है? तो उत्पादकता होती है सर्वाधिक धौलपुर के अंदर। कहाँ होती है? धौलपुर के अंदर होती है। उत्पादकता कहाँ होती है? धौलपुर के अंदर होती है। अगर बात करें उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों के मामले में, उत्पादन व क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन सी आती है? सरसों आती है। ठीक है, उत्पादन दोनों मामलों में प्रथम स्थान पर कौन सी आती है? फसल आती है तो सरसों आती है। ठीक है, सरसों आ जाएगी अपने। कोई दिक्कत समस्या? उन्नत किस्में, अब किस्में कौन कौन सी हैं? तो पूसा कल्याणी, दुर्गामणि, रोहिणी, वरुणा, राधिका, ब्रिजराज। पूसा कल्याणी देखो ये फीमेल नाम है सारे के सारे, स्त्रीलिंग। तो पूसा कल्याणी, दुर्गामणि, रोहिणी, वरुणा, राधिका, ब्रिजराज अलग आ गया। ब्रिजराज अलग आ गया। ब्रिजराज के अलावा और कौन से नाम मिल सकते हैं अपने? रजत मिल सकता है, रजत। ठीक है, कौन सा मिल सकता है? रजत मिल सकता है। वरदान मिल सकता है, वरदान मिल सकता है। ठीक है, एक मिल सकता है बायो, बायो 902, बायो 902 भी मिल सकता है। ठीक है, बायो 902 ये भी कौन सी किस्म है? ये भी सरसों की आपकी किस्में देखने को मिलेगी। कोई दिक्कत बताओ? सरसों के अंदर 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, मिट्टी दोमट, और देश की कुल सरसों उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा है 43.69%। तो इस कारण से इसको सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। किसको? राजस्थान को कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक सरसों उत्पादन वाले जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ हैं। यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका? सरसों का उत्पादन सर्वाधिक इन जिलों के अंदर होता है, क्योंकि सिंचित प्रदेश अपने आप में कौन सा है? उत्तर पश्चिम, उत्तरी सिंचित मैदानी प्रदेश। तो कौन सा आ जाएगा? जो अपना फर्स्ट सी आ जाएगा, फर्स्ट बी आ जाएगा, BCA, फर्स्ट बी आ जाएगा। ठीक है, तो उन्नत किस्में पूसा कल्याणी, दुर्गामणि, रोहिणी, वरुणा, राधिका, ब्रिजराज और रजत, वरदान, बायो 902। अब बताओ कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, तो पीली क्रांति भी मैंने बता दिया। पीली क्रांति भी किससे संबंधित है? तो इसी से संबंधित है अपनी। आगे देखो, आगे अपने मूंगफली। क्या है? मूंगफली है। मूंगफली, मूंगफली वर्षा चाहिए 50 से 125 सेंटीमीटर। 50 से 125 सेंटीमीटर क्या चाहिए इसको? वर्षा चाहिए, बारिश चाहिए, अच्छी खासी बारिश चाहिए, ठीक ठाक बारिश चाहिए। ठीक है, मिट्टी हल्की दोमट काली मिट्टी, मिट्टी चाहिए हल्की दोमट काली मिट्टी। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लूणकरणसर। लूणकरणसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्पादन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण, सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण क्या कहा जाता है? लूणकरणसर को राजकोट कहा जाता है, क्योंकि राजकोट में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले बीकानेर, जोधपुर। बीकानेर, जोधपुर
क्यों कि हल्की दोमट काली मिट्टी, लेकिन आपको पता है मूंगफली के अंदर हल्की दोमट काली मिट्टी चाहिए, लेकिन बीकानेर और जोधपुर के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि इंद्र IGNP इसका कारण मुख्य रूप से है, क्योंकि यहाँ पर कुल मिला के पानी मिल जाता है। ठीक है, तो ये बीकानेर और जोधपुर। अब बात करें मूंगफली को, और क्या कहा जाता है? मूंगफली को कहा जाता है गरीब का बादाम। गरीब का बादाम कहा जाता है किसको? मूंगफली को गरीब का बादाम। गरीब का बादाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा इसके अंदर मिल जाती है। प्रोटीन की अच्छी मात्रा, क्योंकि प्रोटीन ही चाहिए। अब बादाम तो खरीद कौन सा के अपने खातर मूंगफली ठीक है, मूंगफली खास तो भी के प्रोटीन की मात्रा ठीक ठाक मिल जाएगी अपन। तो इसको क्या कहा जाता है? गरीब का बादाम कहा जाता है। तो मैं पूछूं कि गरीब का अनाज किसको कहा जाता है? गरीब का भोजन किसको कहा जाता है? तो वो बताओ। गरीब का भोजन कहा जाता है बाजरे को, गरीब की रोटी कहा जाता है ज्वार को, और गरीब का अनाज कहा जाता है ज्वार को। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो वर्षा, ये चीजें हो गई। दिक्कत कोई समस्या? सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले बीकानेर, जोधपुर, और उत्पादकता के मामले में जोधपुर पहले स्थान पर आ जाएगा। कौन सा? उत्पादकता के मामले में। उत्पादकता के मामले में कौन सा आ जाएगा? जोधपुर पहले नंबर पर आ जाएगा। और मूंगफली के अंदर राजस्थान का स्थान है दूसरा स्थान। उत्पादक के मामले में दूसरा स्थान है किसका? मूंगफली का। मूंगफली का दूसरा स्थान है उत्पादकता, उत्पादन के मामले में। ठीक है, तो बताओ हल्की दोमट काली मिट्टी चाहिए, राजस्थान का राजकोट। क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है कि राजस्थान का राजकोट किसको कहा जाता है? लूणकरणसर बीकानेर में है। ठीक है, लूणकरणसर को कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? तो बीकानेर, क्योंकि लूणकरणसर आपको पता है कहाँ पे है, तो बीकानेर में है। तो बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन होगा, उसके बाद में जोधपुर, लेकिन उत्पादकता के मामले में ये आ जाएगा। ठीक है, और गरीब का बादाम कहा जाता है इसको, और मूंगफली के अंदर राजस्थान का स्थान है दूसरा स्थान है। कोई दिक्कत समस्या बताओ? आगे देखो, तिल। तिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तिल। प्रमुख उत्पादक जिले पाली, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, करौली। पाली, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, करौली, दो ही याद रख लेना, पाली और सवाईमाधोपुर। इसके अलावा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पाली और सवाईमाधोपुर। तिल के उत्पादन के अंदर, तिल उत्पादन के अंदर पाली और सवाईमाधोपुर। ठीक है, तिल पाली, तिल पाली, तिल पाली। ठीक है, उसमें से आपको पाली याद रख लो तो बहुत बढ़िया है, तिल पाली। अब इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गरीब का घी। गरीब का गरीब का घी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीब का घी कहा जाता है। तिल है, तिलांगो तेल वह को, वो एक घी दाई वह। ठीक है, घीतरिया वह वो, तो बी कारण के कहे मैंने गरीब को घी के वह। ठीक है, यानी कि घी आप खरीद कौन सा? तो गरीब को घी के कैसे? तो तिल ने कैसे एक प्रकार। ठीक है, तो यानी कि घी जिसो ही काम करेगा एक प्रकार। तो तिल को कहा जाता है गरीब का घी, और कहा जाता है तिलहनी फसल। जो तिलहनी फसल है ना सारी की सारी, तो उनकी रानी भी कहा जाता है किसको? तिलहनी फसलों की रानी। तिलहनी फसलों की रानी किसको कहा जाता है? तो भी किसको कहा जाता है? तिल को कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ खास बात नहीं है। तिल के प्रमुख उत्पादक जिले पाली, तिल पाली। ठीक है, तिल पाली हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं। सोयाबीन, अब क्या आ जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन, इसको चमत्कारी फसल भी कहा जाता है। चमत्कारी फसल क्यों कहा जाता है? चमत्कारी फसल इसलिए कहा जाता है क्यों इसके अंदर तिलहन का गुण भी पाया जाता है और दलहन का गुण भी पाया जाता है। यानी तिलहन और दलहन का गुण समावेशित करने वाली फसल कौन सी है? तो वो है अपनी सोयाबीन है। और सोयाबीन की मात्रा, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है वह शानदार होती है। क्या होती है? शानदार होती है। प्रोटीन देने वाला स्रोत है, सबसे सस्ता प्रोटीन। ठीक है, सबसे आसानी से मिलने वाला प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन देने वाला स्रोत, प्रोटीन देने वाला स्रोत है, सबसे सस्ता भी है और आसानी से उपलब्धि
उपलब्ध भी हो जाता है, राजस्थान के अंदर उपलब्ध हो जाता है। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए तो ये है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ बाराकोटा, झालावाड़ बाराकोटा, झालावाड़ बाराकोटा, हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। कृषि जलवायु खंड के अंदर पूछ लिया जाए तो जोन 5, जोन 5 कौन सा? कौन सा? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी प्रदेश, ठीक है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी प्रदेश आ जाएगा, तो जोन 5 आ जाएगा। ठीक है, पांचवी पास मैंने बताया था कि पांचवी पास है, पांचवी बाद में ओके अपन तो कोई बीए करा नहीं बीसी करा, तो पांचवी तो हाड़ौती प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा आ जाएगा? तो गुण इसके अंदर किस प्रकार का है? चमत्कारी फसल है। चमत्कारी फसल क्यों कहा जाता है? कि तिलहन व दलहन दोनों का गुण एक साथ पाया जाता है। बाकी देख लो तिलहन की फसल, ठीक है, पौधे किस प्रकार के होते हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे, सबके देखने को मिलेंगे। ठीक है, सोयाबीन चमत्कारी फसल है। सोयाबीन अनुसंधान के अंदर बांसवाड़ा के अंदर, सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ बाराकोटा के अंदर होता है जो हाड़ौती प्रदेश है। ठीक है, प्रोटीन देने वाला स्रोत है जो आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और सस्ता भी मिलता है। ठीक, तो ये अपना सोयाबीन हो गया। कौन सा हो गया? सोयाबीन हो गया। आगे देखो, आगे है अपनी दलहन फसलें। कौन सी है? दलहन फसलें। दलहन फसलें कौन सी होती है? दलहन फसलें कौन सी होती है? दलहन फसलें जहां से दाल, जिससे क्या बनाई जाती है? दाल बनती है, दाल बनती है। और दलहन फसलों के मामले में राजस्थान का स्थान है दूसरा स्थान। ठीक है, दाल बनती है, दूसरा स्थान है। और बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। नाइट्रोजन की मात्रा क्या करती है? बढ़ाती है। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है, इस कारण से क्या होती है? जो उर्वरक शक्ति होती है भूमि की, वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उर्वरकता बढ़ाती है, दलहन फसलें क्या करती है? उर्वरकता बढ़ाती है। लेकिन एक अपवाद मिलेगा आपको, अरहर। तो अरहर क्या करती है? भूमि की उर्वरकता को क्या करती है? कम करती है। तो एक अपवाद पूछ लिया जाए तो वो अरहर है। बाकी सारी फसलें जो दलहन फसलें हैं वो क्या करती है? उर्वरकता को बढ़ाती है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है भूमि के अंदर। ठीक है, तो आगे है चना। चना, चीणा, छोला। तो ये अपनी भाषाओं के वहां छोला कह दिया, चीणा कह दिया, चना कह दे वहां। तो मिट्टी चाहिए इसको बलुई मिट्टी, मिट्टी चाहिए बलुई मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? बलुई मिट्टी चाहिए इसको। और चने को कहा जाता है दालों का राजा, दालों का राजा कहा जाता है, क्योंकि चने की दाल सर्वाधिक मिलती है, तो इसको कहा जाता है दालों का राजा। कोई नहीं पूछेगा, पूछा जाएगा तो आपको पता होगा कि चना सर्वाधिक रबी की फसल है, दलहन के मामले के अंदर सर्वाधिक बोई भी जाती है रबी में। ठीक है, दलहनी फसलों यानी इसके अंदर आगे लिख लेना रबी, रबी की दलहनी फसलों में, रबी की दलहनी फसलों में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है ये। यानी कि जो रबी फसल है उसके अंदर जो दलहनी फसलें आती है उसके अंदर सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? चना है। तो चना सर्वाधिक होता भी है। सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन होता है चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। मतलब एक प्रकार से यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन लिखा है, लेकिन चना क्या है? लगभग हर जिले के अंदर, सभी जिलों में उत्पादित होता है, सभी जिलों में उत्पादित। यानी कि चिणो हर जगह आपा बोस का, हर जगह के कर आपा हम बोस का, चिणो के कर हर जगह ही बोस का, सभी जिलों में उत्पादित दलहनी फसलों में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है। और दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन भी किसका होता है? तो इसी का होता है। किसका होता है? इसी का होता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन भी, सर्वाधिक दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन, दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादित फसल। ये दिखा है बाकी के मान है फड़ी के भी तो कि चना की फड़ी, लेकिन आप के वहां घेगरी कि चना की घेगरी, चिड़ा की घेगरी या फिर छोला की घेगरी। तो चनों की प्रकार को वह चना के अंदर दाना हुआ 2 या 3, हर घेगरी के अंदर 2 या 3 दाना अपन मिलेगा। तो ये
ये चीज है, ठीक है। तो उत्पादित भी होती है, रबी की फसल है। और चने के मामले में बात करें तो ये राजस्थान के अंदर तीसरे, मतलब पूरे भारत के अंदर राजस्थान तीसरा स्थान रखता है उत्पादन के मामले में। चना क्या रखता है? चने का तीसरा स्थान आता है उत्पादन के मामले में पूरे भारत के अंदर, राजस्थान का, ठीक है। तो तीसरा स्थान चने उत्पादित करने के मामले में, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सभी जिलों में उत्पादित होता है। चने के लिए उपयोगी क्या है? तो चने के लिए उपयोगी है मावट। अगर मावट अच्छी हो जाए तो चना हो जाएगा शानदार, चना हो जाएगा शानदार। अगर बारिश हो सी तो क्यों चनो बढ़िया आवेगो, अगर ना हो सी तो चनो चौपट। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि चने के लिए मावट बेहद उपयोगी है, जो दिसंबर व जनवरी में होती है। रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। तो रबी की फसल के लिए क्या जरूरी है? मावट जरूरी है। उस गेहूं, जिस प्रकार से गेहूं के लिए उपयोगी भी मावट है, तो उसी प्रकार से चने के लिए उपयोगी भी कौन सी बारिश हो जाएगी? मावट अपने आप में उपयोगी हो जाएगी, जो कब होती है? दिसंबर जनवरी के अंदर होती है। तो मावट भी इसके लिए क्या है? अपने आप में उपयोगी हो जाती है। बताओ कोई दिक्कत समस्या? अब उन्नत किस्में देखो, पूसा 209, सम्राट, आरस 10, आरस 11। यानी कि जो चीना है 10-11 रुपए में मिल रहा है। अपन 10-11 रुपए मिल रहा है तो कौन ही अपन है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है चना। लेकिन हाँ, फिर भी हम कह सकते हैं कि 10-11 रुपए में चना मिलता है। तो आरस 10-11, पूसा 209 और सम्राट, ये क्या है? इसकी उन्नत किस्में हैं। इसके अलावा उन्नत किस्मों की बात करें तो गंगानगर कृषि अनुसंधान के अंदर, गंगानगर है ना, कृषि अनुसंधान गंगानगर, कृषि अनुसंधान के अंदर गंगानगर, इन्होंने भी क्या है? कुछ किस्में विकसित की है। कुछ किस्में क्या की है? विकसित की है। तो कौन कौन सी की है अगर बात करें, अब कौन कौन सी की है बात करें तो ये की है गंगानगर 149, गंगानगर 149, गंगानगर 663। कौन कौन सी की है? गंगानगर 663 और गंगानगर 16, और की है गंगानगर 16, ठीक है। ये किस्में क्या की है? विकसित की है। इन विकसित किस्मों से बात करें तो 663 तो कहा जाता है वरदान को, जो वरदान एक चने की क्या है? किस्म है वरदान, उसको भी क्या कहा जाता है? उसको भी क्या कहा जाता है? गंगानगर 663, यानी कि GNG 149, GNG 663, ठीक है। अब GNG 149 है, इसको बोला जाता है काबुली चना। काबुली चना, काबुली चना क्यों कहा जाता है काबुली चना? यानी काबुल जो किसकी राजधानी? अफगानिस्तान की, तो वहां का चना उसी प्रकार का चना है। विकसित किया है किसने? गंगानगर ने किया है, कृषि अनुसंधान के अंदर गंगानगर ने किया है। गंगानगर 149, जिसको काबुली चना बोला जाता है। 149 यानी कि 150 से एक कम, जिसको क्या बोला जाता है? काबुली चना। 663 वरदान को कहा जाता है, और गंगानगर 16 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक है आपका सम्राट है, जो इसको भी कहा जाता है गंगानगर, GNG 469, ठीक है, इसको कहा जाता है सम्राट को। तो ये सारी सारी क्या है? चने की उन्नत किस्में हैं। तीसरा स्थान आता है मिट्टी, बलुई मिट्टी चाहिए। दलहनी फसलों में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है, लगभग सभी जिलों में उत्पादित होती है। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन पूछ लिया जाए तो चूरू के अंदर होता है, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। और दालों का राजा कहा जाता है। दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादित फसल है, सर्वाधिक उत्पादन देने वाली फसल दलहनी फसलों के अंदर आ जाए, ठीक है। और तीसरा स्थान है राजस्थान का, और मावट इसके लिए उपयोगी है। कृषि अनुसंधान के अंदर ने भी कुछ, गंगानगर ने भी क्या किया है? कुछ अपने किस्में विकसित की है। तो उनमें से गंगानगर 149, गंगानगर 663, गंगानगर 16, जिसको गंगानगर 149 को काबुली चना बोला जाता है, और गंगानगर 663 को वरदान बोला जाता है, और सम्राट को बोला जाता है गंगानगर 469 बोला जाता है। कोई दिक्कत समस्या बताओ। अब देखो मूंग, मूंग भूमि सुरक्षा फसल है। इसको इसको क्या बोला जाता है? भूमि सुरक्षा फसल बोला जाता है। भूमि सुरक्षा फसल बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो बोला जाता है मूंग को बोला जाता है, मूंग को बोला जाता है भूमि सुरक्षा फसल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि उर्वरक शक्ति बढ़ाती है, सीधी सी बात है। क्या करती है? उर्वरक शक्ति बढ़ाती है। तो उर्वरक शक्ति बढ़ाने के कारण क्या करता है? इसको उर्वरक शक्ति बढ़ाती है। सर्वाधिक उत्पादन होता है नागौर और जोधपुर के अंदर होता है, नागौर और जोधपुर के अंदर होता है। मूंग की बात करें तो इसका स्थान आता है प्रथम स्थान,
इस मामले में, उत्पादन के मामले में पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक मूंग कहाँ होता है? तो राजस्थान के अंदर होता है। तो पहला स्थान किसका आ जाएगा? राजस्थान का आ जाएगा मूंग में। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन नागौर जोधपुर में हो ही गया, कोई दिक्कत समस्या? इतनी ही बात है। बाकी मूंग देख लो, आपको मूंग की फलियां दिख रही है, आपको अच्छी खासी फलियां हैं, इसके अंदर से आपको मूंग मिलेगा। मूंग लगभग कह सकते हैं कि मतलब कम समय की फसल होती है। अगर हम आज बोते हैं तो 2 महीने बाद में उसको काट काट लिया जाता है। एक प्रकार से सर्वाधिक रोग भी इसी को लगते हैं। तो रोग लगते हैं तो सबसे ज्यादा कीटनाशक भी इसी फसल में किया जाता है। किसके अंदर? मूंग में किया जाते हैं। अगर मूंग पर थोड़ा बहुत ध्यान न दिया जाए तो कीटनाशक यानी कि जो भी कीट है इसको खा जाएंगे। तो कीटनाशक दवाइयां हैं तो वो क्या करते हैं? कीटनाशक दवाइयों का उपयोग इसके अंदर किया जाता है, सर्वाधिक मूंग के अंदर भी किया जाता है। ठीक है, 2 महीने की फसल है, इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। मूंग आ जाएगा। ठीक है, आगे अपने मोठ, सूखा सहन करने वाली फसल। सूखा सहन करने वाली फसल, सूखा सहन करने वाली फसल है और सर्वाधिक दलहनी फसलों के अंदर है। सर्वाधिक दलहनी फसलों के अंदर, यानी कि सर्वाधिक दलहनी फसलों के अंदर सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? तो मोठ है। कौन सी है? मोठ है। और दलहनी फसलों के अंदर सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल भी यही है। वहां पढ़ा था हमने चना, तो चना हम पढ़ा था, सब चना तो है रबी की फसलें। रबी की जो दलहनी फसलें हैं उसके अंदर सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है, लेकिन उत्पादन भी सर्वाधिक होता है चने का। लेकिन मोठ क्या है? मोठ बोया जाता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। पश्चिमी राजस्थान भरा पड़ा है, तो पूरा राजस्थान भरे पड़े है पश्चिमी, तो पश्चिमी राजस्थान भरे पड़े है तो सर्वाधिक मोठ तो बोई जाएगा, लेकिन उत्पादन बहुत कम हो से। तो सर्वाधिक बोया जाने जो बोई जाने वाली फसल तो क्या है? दलहनी फसलों के अंदर। दलहनी फसलों के अंदर सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है, सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मोठ है। तो चना तो हो गया, वो हो गया रबी की फसलों के, रबी की दलहनी फसलों के अंदर। ठीक है, उत्पादन होता है इसका बीकानेर और चूरू के अंदर। बीकानेर चूरू के अंदर सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? मोठ का होता है। किसका होता है? मोठ का होता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। दलहनी फसलों में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है। ठीक है, और सूखा सहन करने वाली है, तो सूखा सहन करने वाली फसलों के अंदर, दलहनी फसलों के अंदर सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल भी कौन सी है? यही है, मोठ है। तो मूंग हो जाए चाहे मोठ हो, उसके लगभग एक जैसे से होते हैं। यानी कि किस्म क्या होती है? एक जैसे से होते हैं। दाल है, दलहनी फसलें हैं, मूंग भी दलहनी फसल है, मोठ भी है। तो मूंग और मोठ दोनों क्या है? खरीफ की फसल है। दोनों क्या है? खरीफ की फसल है ना। तो खरीफ की फसल है तो सर्वाधिक खरीफ के अंदर भी पूछ लिया जाए बोई जाने वाली फसल दलहनी मामलों में, या फिर पूरी दलहनी फसलों के मामले में पूछ लिया जाए तो मोठ आ जाएगा अपना। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे। आगे देखो, आगे आ गया अरहर। अरहर का उत्पादन होता है उदयपुर बांसवाड़ा। अब इसका पौधा देख लो किस प्रकार के पौधे होते हैं। अरहर होता है, इसके लंबी लंबी फलियां लगती है अरहर के। ठीक है, तो अरहर का उत्पादन होता है उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर होता है। इसको रेड ग्राम या लाल चना चना भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेड ग्राम, या फिर बोलते हैं लाल चना। यही हो गया रेड ग्राम। ग्राम को चने चने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राम बोलते हैं। और रेड यानी लाल, तो रेड ग्राम या फिर लाल चना भी बोलते हैं, या फिर इसको पिजन भी बोलते हैं। पिजन भी बोलते हैं क्या? हाँ, पिजन ही बोलते हैं। तो रेड ग्राम बोलते हैं, लाल चना भी कह सकते हैं, इसको पिजन भी कह सकते हैं। ये क्या करता है अरहर? दलहनी फसलों के अंदर अगर बात करें तो अपने दलहनी फसलें जो भी दाल का निर्माण कर, दालें बनती है जिससे, तो वो सारी की सारी उर्वरकता शक्ति है उसको बढ़ाती है, यानी कि एक प्रकार से नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, यानी कि। ठीक है, लेकिन अरहर क्या है? अरहर इसका अपवाद है, ये करती है उर्वरक शक्ति को कम। को कम करने का काम कौन करती है? तो अरहर करती है। कौन सी फसल? तो ये करती है, अरहर करती है। अरहर क्या करती है? भूमि की उर्वरकता को क्या करती है? कम करती है। ठीक है, भूमि के लिख लेना यहाँ पे, भूमि की उर्वरक शक्ति को क्या करती है? कम करती है। तो ये हो जाएगा। इसको रेड ग्राम, अरहर को क्या कहते हैं? रेड ग्राम भी कह सकते हैं। अरहर, अरहर रेड ग्राम, लाल चना, पिजन। और अरहर रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? बताओ, जल्दी बताओ। अरहर खरीफ की है या फिर रबी की है? अरहर है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल किस प्रकार से है?
खा पी सो, खा पी सो, सो आरती गम उड़, तो आर, आर से अरहर और अरंडी दोनों किस में आ जाएंगे, खरीफ की फसल में आ जाएगा। खा, खा यानी खरीफ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या, ये अपनी हो गई दलहन फसलें हो गई। कौन सी हो गई, दलहन फसलें सारी की सारी कंप्लीट हो गई। अब देखो आगे है व्यापारिक या नकदी फसल। व्यापारिक या नकदी फसल मैंने बताया था आपको क्या होती है, व्यापारिक या फिर नकदी फसल मैंने बताया था आपको क्या होती है। व्यापारिक फसल यानी कि अगर बात करें व्यापारिक फसलों के अंदर सर्वाधिक व्यापारिक फसलें कहाँ बोई जाती है, तो गंगानगर के अंदर बोई जाती है, मैंने बताया था पहले। और खाद्यान्न फसलें बोई जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोई जाती है। व्यापारिक फसलें वो होती है जिसको बो, उसको निकालो, बाजार तक लेके जाओ और वहां से नकदी लेके आओ। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पैसा आय का स्रोत है एक प्रकार से। तो जहां जिससे आय मिलती हो, जिससे पैसा मिलता हो, वो कौन सी होती है, व्यापारिक फसलें होती है। जिसके अंदर आपको पता है कौन कौन सी फसलें आती है, उसके अंदर कपास भी आती है, गन्ना भी आता है, ग्वार भी आता है। ये नए खाद्यान्न के काम आता है, न दलहन के काम आता है, न तिलहन के काम आता है। ये किसके काम आता है, व्यापार करने के काम आता है। एक प्रकार से कच्चा माल सूती वस्त्र किससे बनता है, कपास से ही तो बनता है। चिन्ने किससे बनती है, गन्ने से बनती है। और ग्वार से क्या बनता है, विस्फोटक पदार्थ बनते हैं, दवाइयां बनती है, तो वो ग्वार से बनती है। तो वो एक प्रकार से व्यापार का साधन है। तो जिससे नकदी प्राप्त हो, जिससे व्यापार किया जा सकता हो, वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका व्यापारिक या फिर नकदी फसल। सरसों भी आता है, लेकिन सरसों तिलहन के अंदर आपने पढ़ लिया है। अगर पूछ लिया जाए, अगर ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना है, अगर कपास, गन्ना, ग्वार ये दे दिया जाए और एक ऑप्शन दे दिया जाए सरसों, इसमें से कौन सा व्यापारिक व्यापारिक फसलें नहीं है, तो फिर तो आप सरसों ही करोगे। लेकिन सरसों के अलावा अगर आपको दे दिया जाए, सरसों भी दिया हो और गेहूं दिया हो, तो फिर आप सरसों नहीं करोगे, कौन सा करोगे, गेहूं करोगे। गेहूं क्या है, खाद्यान्न फसल है एक प्रकार से। ठीक है, तो वो अपना ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी फसलें व्यापारिक है, कौन सी नहीं है, कौन सी तिलहने हैं, कौन सी नहीं है, कौन सी दलहन है, कौन सी नहीं है, कौन सी खाद्यान्न है, फिर अनाज फसलें हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएगी। अब कपास, कपास, कपास को वर्षा चाहिए ठीक ठाक, यानी कि 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ठीक ठाक वर्षा चाहिए, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ ऊपर जो उत्तरी जिले हैं वहां पर अच्छी खासी कपास होती है। नीचे जो अपने देखें तो नीचे दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी प्रदेश हैं, वहां पर भी अच्छी खासी कपास हो जाती है। अगर बात करें मिट्टी चाहिए इसको काली, मिट्टी काली चाहिए, पानी भी अच्छा खासा चाहिए। मिट्टी दोमट हो तो भी चल जाए, लाल मिट्टी तो भी चल जाएगी, कपास ठीक ठाक हो जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से अगर माने तो कपास को मिट्टी किस प्रकार की चाहिए, काली मिट्टी चाहिए। काली मिट्टी चाहिए, तापमान चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि खरीफ की फसल है तो तापमान ठीक ठाक होगा तो भी चलेगा। इसे सफेद सोना भी कहा जाता है, सफेद सोना। अब देखते देखते ही पता चल जाएगा सफेद सोना क्यों कहा जाता है, देखते ही पता चल जाएगा सफेद सोना क्यों कहा जाता है। बिनोला, बिनोला खल है, एक प्रकार सा खल है, पशु आहार के रूप में, पशु आहार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। पशु आहार बिनोला खल है ये, और कपास के बीज से बनता है ये, कपास के बीज से, कपास के बीज से बनता है। क्या बनता है, बिनोला खड़, खड़वेन खड़, जो पशुओं का उपयोग मतलब पशु आहार के लिए उपयोग किया जाता है, पशुओं ने खावन का काम आवे एक प्रकार। अमेरिकन कपास, इसको बोलते हैं अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास होती है गंगानगर हनुमानगढ़। जो अमेरिकन कपास होते हैं वो आसानी से चुगाई, बोलते हैं ना कि नरमो या कपास, इसको नरमा भी बोला जाता है। ठीक है, कपास तो वो चुगण ने अच्छो काम आवे, यानी कि एक प्रकार से रेसा है वे लंबा होएगा, रेसा के प्रकार का उसी लंबा रेसा उसी, तो बे होएगा गंगानगर हनुमानगढ़ में अमेरिकन कपास वाले जगह। ठीक है, देसी कपास मिलेगी आपको चित्तौड़गढ़ और जोधपुर के अंदर। मालवी कपास मिलेगी कोटा, बूंदी, झालावाड़। मालवी, तो मालवी प्रदेश कहाँ पे लगता है, हाड़ौती प्रदेश के लगता है, तो मालवी कपास कहाँ मिलेगी, अपना दिमाग अपने आप में ऑटोमेटिक वहां तक चला जाएगा। ठीक है, देसी कपास चित्तौड़गढ़ जोधपुर में आ जाएगा, यानी कि जो मध्य जिले हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ कहीं ना कहीं मालवी से लगता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर देसी कपास मिलती है। मालवी कपास मिलती है कोटा, बूंदी, झालावाड़, और सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर। किसका, कपास का। तो यहीं से कच्चा माल जो है, कच्चा माल कहाँ जाता है, सूती वस्त्र उद्योग लगे हैं वहां पे क्या जाता है, कच्चा माल जाता है सर्वाधिक यहीं से तो जाता है, गंगानगर हनुमानगढ़ से जाता है, तो हनुमानगढ़ गंगानगर पहले स्थान पर आ जाएगा। उन्नत किस्में हैं नरमा, बीकानेरी, बीकानेरी नरमा, और गंगानगर, गंगानगर अगेती भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, वरहा लक्ष्मी, आरएच 875, आरएच 875। इसके अलावा बात करें तो RG8 भी एक आपको मिलेगा, RG8। ठीक है, RG8 भी मिलेगा।
इस कपास को बणिया कहा जाता है स्थानीय भाषा के अंदर। क्या कहा जाता है? बणिया। बणिया कहा जाता है, बणिया कहा जाता है स्थानीय भाषा में। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बणिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। कपास को बणिया कहा जाता है। सूती वस्त्र मिलों क्या प्रदान करती है? तो कच्चा माल प्रदान भी क्या करती है? ये सूती वस्त्र मिलों को करती है। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ चीजें, अब इसको क्या है, जो इसका उत्पादन गिना जाता है वो क्विंटल में न गिनकर गांठों में गिना जाता है। गांठों में गिना जाता है, इसका उत्पादन गांठों में गिना जाता है। उत्पादन गिना जाता है गांठों में। गांठों में गिना जाता है। गांठ होती है 170 किलोग्राम की, और प्रत्येक गांठ कितनी होती है? 170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ होती है। और इसका वजन है वो क्विंटल में न गिनकर, इसका उत्पादन है वो क्विंटल में न गिनकर किस में गिना जाता है? तो वो गिना जाता है आपका गांठों में गिना जाता है, ठीक है। अगर बात करें अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना, अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना, अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का जो मुख्य केंद्र है, का मुख्य केंद्र है जो है आपका गंगानगर के अंदर है। कहाँ मिलेगा? गंगानगर के अंदर मिलेगा, ठीक है। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का मुख्य केंद्र गंगानगर के अंदर मिलेगा। अगर इसका उप केंद्र पूछ लिया जाए तो उप केंद्र है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर उपकेंद्र है, बांसवाड़ा के अंदर। और गंगानगर, ये स्थापना इसको किया गया था, स्थापित 1967 में किया गया था। कब किया गया था? 67 में किया गया था। एक इसका मरु कपास, तो राजस्थान की प्रथम मरु कपास, मरु कपास नाम से राजस्थान का प्रथम प्रथम कपास, प्रथम किस्म है, प्रथम संकर किस्म है किसकी? कपास की। प्रथम किस्म कौन सी है? मरु कपास, जो राजस्थान के द्वारा विकसित की गई है। प्रथम संकर किस्म है कौन सी? मरु कपास है। कौन सी है? मरु कपास है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इसके अंदर खास नहीं है। तो व्यापारिक फसलों के अंदर कपास मुख्य रूप से आता है, जिसके अंदर 75 से 100 सेंटीमीटर की क्या होती है? वर्षा होती है। मिट्टी काली चाहिए, तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सफेद सोना भी कहा जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। बिनोला, बिनोला जिसको क्या कहा जाता है? बिनोला, जो पशु आहार के रूप में इसको प्रयोग भी किया जाता है। बिनोला जिसका पशु आहार के रूप में, बिनोला जिसको खल बोलते हैं, ठीक है। अमेरिकन कपास कहाँ होती है? तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर होती है। और बात करें तो कौन सी? देसी कपास चित्तौड़गढ़ आपको और जोधपुर में मिलेगा। और बात करें मालवी कपास, तो आपको पता है मालवी कपास कोटा, बूंदी, झालावाड़, वहां पे आपको मिलेगी, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको पता है हनुमानगढ़, गंगानगर। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बढ़िया कहा जाता है। उत्पादन जो इसका गांठों में गिना जाता है, जो 170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ होती है। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का मुख्य केंद्र गंगानगर के अंदर 1967 में स्थापित किया गया था। और उप केंद्र कहाँ पे है? तो वो बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। और मरु विकास राजस्थान का प्रथम जो संकर किस्म है राजस्थान की कपास की, ठीक है। ये हो गई कपास। आगे देखो ग्वार। आगे क्या है? ग्वार है। आगे है ग्वार। ग्वार की अंतरराष्ट्रीय मंडी है जोधपुर। ग्वार की अंतरराष्ट्रीय मंडी है जोधपुर। और इसका स्थान है, प्रथम स्थान है उत्पादन के मामले में। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है उत्पादन के मामले में। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, ठीक है। ग्वार की अंतरराष्ट्रीय मंडी जोधपुर। और बात करें तो ग्वार गम जांच लेब भी है, जो एक है जोधपुर के अंदर। ग्वार गम जांच लेब, ग्वार गम जांच लेब, तो वो कहाँ है? तो वो है जोधपुर के अंदर। वो भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर मिलेगी आपको, ठीक है। तो ग्वार के मामले के अंदर, उत्पादन के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है भारत के अंदर। और ग्वार, जो ग्वार की अंतरराष्ट्रीय मंडी वो जोधपुर में है। और ग्वार गम जांच लेब है वो भी जोधपुर में है। उत्पादन होता है हनुमानगढ़ बीकानेर। उत्पादन हनुमानगढ़ बीकानेर के अंदर सर्वाधिक होता है। जब जब ग्वार का भाव बढ़ जाता तो जब मतलब पूरा राजस्थान के अंदर ग्वार ही ग्वार हो गया एक प्रकार।
सबसे ज्यादा गुवार उत्पादन के मामले में गंगानगर हनुमानगढ़ पहले पहले गंगानगर पहले नंबर पर था, लेकिन अब कम हो गया, तो हनुमानगढ़ और बीकानेर के अंदर उत्पादन सर्वाधिक होता है अब। ठीक है, ठीक है। तो प्रथम स्थान है। और इनकी उन्नत किस्म है, उन्नत किस्म कौन सी है, तो उन्नत किस्म है दुर्गा बहार, दुर्गापुरा सफेद और दुर्गा जय। एक और है दुर्गा जय भी, इसकी एक किस्म आपको देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी? दुर्गा जय देखने को मिलेगी। ग्वार गम जांच लेब हो गया। और ग्वार का प्रयोग उपयोग किया जाता है, तो उपयोग की बात करें तो उपयोग है विस्फोटक, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, पदार्थ बनाने में। और बात करें तो दवाइयां बनाने में, दवाई निर्माण में, दवाई निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन यानी कि मेकअप को समान है, तो उसके अंदर सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ग्वार का। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन यानी कि मेकअप का सामान में भी इसको प्रयोग हुआ है। लेकिन जब इनकी कटाई करे जन पतो चाल जाए सौंदर्य प्रसाधन के चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएगी, ग्वार की अंतरराष्ट्रीय मंडी वगैरह सब कुछ हो जाएगा। आगे देखो, आगे अपना गन्ना, 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 गन्ना का तापमान मिलेगा आपको 20 से 35 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। वर्षा चाहिए ठीक ठाक अच्छी खासी वर्षा चाहिए, 120 से 170 सेंटीमीटर, 120 से 70 सेंटीमीटर। ठीक है, मिट्टी चाहिए जलोढ़, जलोढ़ यानी कि जो जलोढ़ क्या होती है? जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, वो होती है जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी चाहिए गन्ने को। उत्पादन होता है गंगानगर चित्तौड़गढ़ के अंदर, क्या होता है? सर्वाधिक होता है। कहाँ होता है? सर्वाधिक होता है। और चीनी किसके? तो जो गन्ना है वो चीनी के लिए, यानी कि चीनी के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। क्या करता है? लिख देता हूं यहाँ पे, चीनी के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। कच्चा माल उपलब्ध कौन करवाता है? तो गन्ना ही करवाता है। तो गन्ने से ही क्या बनती है? चीनी बनती है। पढ़ा था जब भी चीनी शुगर मिल पड़े थी अपनी सारी की सारी, तो वो इसमें कौन मुख्य रूप से करता था? तो गन्ना करता था। इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। गंगानगर चित्तौड़गढ़ इसके उत्पादन उत्पादक जिले हैं प्रमुख रूप से। अगर बात करें उत्पादकता के मामले में, कि ये तो हो गई उत्पादन के मामले में, उत्पादकता के मामले में बात करें तो उत्पादकता के मामले में स्थान आ जाएगा, प्रथम आ जाएगा, उत्पादकता के मामले में प्रथम स्थान आ जाएगा बूंदी। उत्पादकता होती है, मैंने बता दिया है बार बार, औसत मामले में जो सर्वाधिक उत्पादन करता है, औसत के यानी कि कम जगह के अंदर भी सर्वाधिक उत्पादन करता है। और उत्पादन होता है जो टोटल, जो कुल हो जाएगा। तो ये हो गया अपना गन्ना। दिख रहा है किस प्रकार का होता है गन्ना? ठीक है, खाइडो तो नहीं गन्ना। आगे देखो, आगे है इसबगोल। इसबगोल राजस्थान में उत्पादन विश्व का 40%, यानी कि इसबगोल ऐसी चीज है जिसका राजस्थान में, केवल राजस्थान के अंदर 40% अकेले राजस्थान उत्पादित करा है। ठीक है, प्रमुख उत्पादक जिले हैं बाड़मेर, नागौर, जालोर। ठीक है, बाड़मेर, नागौर, जालोर क्या है? प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यानी कि इस प्रकार कह सकते हैं कि गोड़वाड़ प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से ये होता है। कहाँ होता है? तो गोड़वाड़ प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से होता है। गोड़वाड़ प्रदेश के अंदर, गोड़वाड़ प्रदेश के, गोड़वाड़ प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से होता है। और इस गोड़वाड़ प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? तो घोड़ा जीरा कहा जाता है। किसको? इसबगोल को। घोड़ा जीरा किसको कहा जाता है? इसबगोल को कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? तो गोड़वाड़ प्रदेश में कहा जाता है। इसबगोल मंडी कहाँ पे है? तो भीनमाल के अंदर है। भीनमाल के अंदर क्या है? इसबगोल मंडी है। अगर बात करें इसबगोल का, इसबगोल का तो ये तो है ही विश्व का 40% है, तो राजस्थान का भारत के अंदर तो पहला स्थान अपने आप में होगा। ठीक है, तो इसबगोल मंडी कहाँ है? तो भीनमाल के अंदर है। इसबगोल अनुसंधान के अंदर कहाँ है? ये अगर ये पूछ दिया जाए, इसबगोल अनुसंधान के अंदर, अनुसंधान के अंदर कहाँ पे है? तो वो है जोधपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। इसबगोल अनुसंधान के अंदर कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। मुख्य रूप से कह सकते हैं गोड़वाड़ प्रदेश, लूनी नदी का
जो प्रवाह क्षेत्र है वहां पे क्या होता है, इसबगोल होता है। इसको घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। कहाँ पे, गोडवाड़ प्रदेश के अंदर इसको घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ये चीजें हो जाएगी, कोई दिक्कत समस्या? तो ये अपनी कौन सी हो गई, इसबगोल वगैरह, ये सारे के सारे हो गए अपने। ठीक है, ये व्यापारिक फसलें हैं, जो व्यापारिक फसलें हो गई कंप्लीट। तो अन्य फसलें और कौन कौन सी है, अन्य फसलें कह सकते हैं या फिर प्लांट कह सकते हैं, पौधे कह सकते हैं। प्लांट जिनको पौधे बोल सकते हैं, वो फसल में ना आकर किस में आ जाएंगे, एक पौधे के रूप में आ जाएंगे, प्लांट के रूप में आ जाएंगे। जो जोजोबा होहोबा, ये जो एक प्रकार है आपका, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। आगे देखो, आगे है जोजोबा होहोबा। ये क्या चीज है, इसको पीला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीला सोना भी कहते हैं। पीला सोना भी कहते हैं, पीला सोना भी कहते हैं। पीली क्रांति अलग चीज थी, पीला सोना अलग चीज है। ठीक है, तो पीली क्रांति सरसों से जुड़ी हुई है और पीला सोना कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा इसको डेजर्ट गोल्ड भी कहते हैं, डेजर्ट गोल्ड, डेजर्ट गोल्ड भी कहते हैं इसको। डेजर्ट गोल्ड भी किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं, जोजोबा होबा को। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा 1965 में, डेट याद रखना, 1965 में इजराइल से लाया गया। ये पौधा है, किस लिए लाया गया है, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा लाया गया है, 1965 में लाया गया और इजराइल से लाया गया है। ठीक है, काजरी जो जोधपुर में है, पता है ना आपको। उपयोग, उपयोग है इसका हवाई जहाज के ईंधन के रूप में, रंग रोगन में, रंग रोगन में और मोम आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, जोजोबा होबो का। हवाई, मुख्य रूप से अगर बात करें तो पूछा जा सकता है कि हवाई जहाज के ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है, जोजोबा होबा का किया जाता है। ठीक है, अगर ये पूछ दिया जाए कि निजी क्षेत्र का प्लांटेशन कहां पे है, निजी क्षेत्र का प्लांटेशन, तो ये आपका हो जाएगा झज्जर, झज्जर बीकानेर के अंदर। किसका, इसी का, जोजोबा होबा का। ठीक है, लगभग इसका कह सकते हैं कि जब इसको लगाते हैं तो इसके 2 से 3 वर्ष बाद इसके फल लगने स्टार्ट होते हैं। 2-3 वर्ष बाद, वर्ष बाद फल लगते हैं इसके। हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या? 2 से 3 वर्ष बाद इसको फल लगते हैं। निजी क्षेत्र का प्लांटेशन है, जजर बीकानेर के अंदर है। इन हवाई जहाज के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से यही याद रखना है। और काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा 1965 से इसको लाया गया है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में, इसके अलावा और कुछ नई चीज नहीं है। अगर बात करें अफीम, लो आ गया अफीम। उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। ये चीज दिखा है, क्या बोला, डोडा अफीम, डोडा आई बोला। तो उपयोग नशीले पदार्थ बनाने व दवा निर्माण में। एक प्रकार से ये कौन सा पौधा है, मादक पौधा है। तो मादक पौधा है। अब आप कोई नशे की चीज बोस यहाँ, तो बी खातर आप पहला क्यों मंजूरी लेनी पड़ेगी, सरकारों मंजूरी लेनी पड़ेगी। यानी कि आप एक प्रकार से क्या बोल रहे हो, मादक पदार्थ बोल रहे हो, उससे पहले आपको सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक है। तो अफीम के लिए अगर आप अफीम का उत्पादन कर रहे हो तो उससे पहले किसकी मंजूरी आवश्यक है, सरकार की मंजूरी आवश्यक है, सरकार की मंजूरी आवश्यक। अगर आप अफीम की खेती करते हो तो सरकार की मंजूरी आपको लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर बात करें मध्यकाल के अंदर, मध्यकाल के अंदर कौन सी रियासत अफीम के मामले में प्रसिद्ध थी, तो मध्यकाल के अंदर प्रतापगढ़ रियासत जो थी, प्रतापगढ़ रियासत, प्रतापगढ़ जो रियासत थी वहां पर सबसे ज्यादा अफीम होता था और उसके लिए वह प्रसिद्ध थी। कब, मध्यकाल के अंदर। ठीक है, तो अफीम के अंदर यह है मादक पौधा है और उपयोग है नशीले पदार्थ बनाने में व दवा निर्माण के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अफीम हो गया। आगे देखो, आगे है जैतून। जैतून एक तेल है जो खाद्य पदार्थ के रूप में काम आता है। और जैतून, इसके बारे में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट आती है, बार बार आती है, जैतून तेल रिफाइनरी वो कहाँ है, लूणकरणसर है, लूणकरणसर है। इससे एक याद रखना, अगर लूणकरणसर याद ना हो तो इसको केवल एक ही तरीके से याद रख सकते हो, जेल। जैतून को जेल बना दो, जैतून को जेल बना दो, जैतून और ल से लूणकरणसर आ जाएगा बस। इसके अलावा और कुछ चीज नहीं है इसके अंदर, खास बात कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज बात करें,
तो ये जैतून तेल रिफाइनरी है, ये ऑयल बनाती है जो राज ओलिव ब्रांड से जो तेल है उसको बेचती है। तेल का निर्माण करती है कौन? जैतून तेल रिफाइनरी, और उसका ब्रांड का नाम है राज ओलिव, और उस राज ओलिव नाम से ही बेचती है तेल को। बस इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब आगे देख लो, ये देख लो क्या है, जैतून है। जैतून, इस पौधों में से क्या है, इस जो फल है लगे हैं इनसे क्या निकलता है? तेल निकलता है। आगे देखो, आगे है रतनजोत। रतनजोत जिसको बोला जाता है जेट्रोपा भी, जेट्रोपा। 41% ऑयल की मात्रा, बिल्कुल ये पूछी जा सकती है। 41% ऑयल की मात्रा, यानी कि इस पौधे के अंदर, इस जो फल लगता है इसके अंदर 41% ऑयल की मात्रा होती है, तेल की मात्रा होती है। ठीक है, क्या होती है? तेल की मात्रा होती है। ये एक प्रकार से बायोफ्यूल है। क्या है? बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल है। एक पौधा 40 साल तक चलता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रतन जोत का पौधा है वो कितने साल तक चलता है, तो ये 40 साल तक चलता है। तो ये अपने आप में पौधे न, ये ना मतलब फसल न होकर पौधे हैं, पौधे यानी कि प्लांट्स है, तो इनको फसलों के अंदर न गिनकर पौधों के अंदर गिनेंगे। ठीक है, यानी कि पूछा जा सकता है कि इन निम्न में से फसल कौन सी है, या फिर पौधा, या फिर प्लांट्स कौन से हैं, तो प्लांट्स के अंदर आप क्या आ जाएंगे? ये रतन जोत, जोजोबा, होबा, ये आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? इसी के अंदर आ जाएंगे। और कुछ खास चीज इसके अंदर और नहीं है। ये आपकी जो तीसरी क्लास है कृषि की वो कंप्लीट हो चुकी है। अपने खाद्यान्न फसलें कर ली थी, कल कर ली थी। आज के अंदर अपने तिलहनी की है, दलहनी फसलें की हैं, कौन कौन सी है? व्यापारिक व नकदी फसलें की हैं, कौन कौन सी है? जिसके अंदर कपास, गन्ना और कपास, गन्ना, ग्वार आदि आ गए हैं। ठीक है, इसबगोल भी आ गया। और इसके अलावा अपने अन्य फसलें और कौन कौन सी है, जिसके अंदर जोजोबा, होबा, जैतून पढ़ लिया और रत्नजोत पढ़ लिया आपने। ये कंप्लीट हो गई है। और कल की क्लास के अंदर अपने करेंगे जो भी संस्थाएं, इनके लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो काम करती है, तो मुख्य रूप से उनके बारे में पढ़ेंगे। और योजनाएं कौन कौन सी चल रही है कृषि के अंतर्गत, सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी है जहां से क्वेश्चन उठ सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में अपनी क्लास आएगी एमसीक्यू की प्रश्नोत्तरी क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो क्लास आप सबको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो घर पर पढ़ते रहो और आप सभी जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।